आज का वीडियो आप सभी देखेंगे। जो भी मैंने आपको 100 क्वेश्चन डेली देता था, आप लोग आज के इस एमसीक्यू के वीडियो में देखेंगे, जहां पे मैं 50 एमसीक्यू करने वाला हूं। और आप लोग देखेंगे कि इस 50 एमसीक्यू में आप लोग को जो मैं पढ़ाया हूं वहीं से क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैं पढ़ाया हूं वहीं से आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की भरपाई करने के लिए शरीर का प्राथमिक तंत्र क्या है। यानी अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर अम्लीयता बढ़ जाए, एसिडोसिस हो जाए ब्लड में, तो उससे प्राथमिक तंत्र क्या है उसको भरपाई करने के लिए। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, एसिड सिक्रेशन इन यूरिन, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भरपाई करने का प्राथमिक तंत्र हाइपर वेंटिलेशन होता है। हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अब ये मत कहिएगा कि मैं नहीं बताया हूँ। आगे क्वेश्चन है कि डायबिटीज इंसिपिडियंस के रोगियों में मुख्य नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होता है। यानी अगर कोई डायबिटीज इंसिपिडस से ग्रसित व्यक्ति है तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन यानी नर्स, मुख्य रूप से नर्स क्या करेगी। तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी मरीज को फ्लूइड का रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, और यह सबसे प्राथमिक जो है नर्सिंग हस्तक्षेप होता है कि डायबिटीज इंसिपिडियंस वाले रोगियों में फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे माय डियर है कि एक रोगी में क्रॉनिक किडनी रोग का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है। यानी किडनी रोग है, जो क्रॉनिक किडनी रोग है, लंबे समय से है, तो प्रारंभिक लक्षण उसमें क्या दिखता है। तो हमको पता होना चाहिए कि किडनी रोग अगर लंबे समय से है तो यूरिन में प्रोटीन आएगा ही आएगा, यूरिन में प्रोटीन आएगा ही आएगा, जिसे हम लोग प्रोटीनूरिया बोलते हैं। तो राइट आंसर प्राथमिक लक्षण यही होता है, ठीक है। आगे है, हेमोडायलिसिस से पहले नर्स को रोगी का वजन लेना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम हेमोडायलिसिस करते हैं मरीज को, कब करते हैं, जब किडनी काम नहीं करता है तो हेमोडायलिसिस करते हैं ब्लड को छानने के लिए। तो ऐसे में हेमोडायलिसिस से पहले नर्स को रोगी का वजन लेना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो फ्लूइड ओवरलोड का आकलन करने के लिए, यानी जो बॉडी में तरल है वह फिल्टर करने के बाद, यानी हीमोडायलिसिस से पहले क्या वजन है और जब हीमोडायलिसिस हो जाए तो उसके बाद क्या वजन है, फ्लूइड ओवरलोड का आकलन करने के लिए कि बॉडी में ज़्यादा तरल तो नहीं इकट्ठा है, इसका आकलन करने के लिए, ठीक है। कहता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रोगियों में सीरम ट्रोपोनिन टी, सीरम ट्रोपोनिन टी जिसे ट्रोप्टी टेस्ट बोलते हैं, इसका बढ़ा हुआ स्तर क्या दर्शाता है। तो इसका बढ़ा हुआ दर्शाता है कि हृदय का मसल्स डैमेज है, हृदय की मांसपेशियों में कुछ न कुछ क्षति है, ठीक है। यह ट्रोपोनिन टी सीरम एक एंजाइम होता है जो आपके बढ़ने से मायोकार्डियल यानी हार्ट के जो मसल्स है उसमें डैमेज होता है, जिससे जो है आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ट्रोप्टिन का बढ़ा हुआ स्तर कार्डियक मसल्स डैमेज को बताता है। बात समझ गए। आगे है, कहता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने के सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है, जिसे आईसीपी लेवल कहते हैं। यह बढ़ने से हेडक होता है, धुंधला दिखाई देता है, समझ गए ना। तो सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है, देख सकते हैं। सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है मानसिक स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन मेंटल स्टेटस। अब व्यक्ति को ब्रेन में प्रेशर लगता है तो व्यक्ति में बेचैनी और व्यक्ति का मूड स्विंग हो जाता है, तो चेंज इन मेंटल स्टेटस, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हृदय गति रुकने, कार्डियक अरेस्ट के बाद सीपीआर के दौरान छाती को दबाने के मानक गहराई क्या होनी चाहिए। यानी किसी को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया जहाँ पे हृदय धड़कना बंद कर दे, सांस बंद हो जाए, तो सीपीआर देते हैं। सीपीआर में जो कंप्रेशन होता है, दबाव होता है छाती पर, कितने तक हम गहराई तक दबाव डाल सकते हैं। तो लगभग 2 से 2.5 इंच होता है, और सेंटीमीटर में 5 से 6 सेंटीमीटर तक हम गहराई में दबाव डाल सकते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे कि एक रोगी को एनेस्थेसिया देने से पहले एनपीओ निर्देश का पालन करने का प्राथमिक कारण क्या है। यानी
एक मरीज को हम बेहोशी के लिए एनेस्थेसिया देने वाले हैं, उससे पहले एनपीओ का निर्देश का पालन करना क्यों ज़रूरी होता है? यह प्राथमिक कारण क्यों होता है? तो एस्पायरेशन निमोनिया को रोकने के लिए, एस्पिरेशन निमोनिया को रोकने के लिए हम एनपीओ का निर्देश देते हैं, ताकि मुंह से कुछ भी जो है व्यक्ति भोजन न ले, ठीक है। एनेस्थेसिया देने से पहले ये निर्देश देते हैं। आगे यहाँ पे है एनाफाइलेक्सिस के दौरान पसंद की जाने वाली पहली दवा कौन सी है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एपिनेफ्रिन, जो एनाफाइलेक्सिस शॉक लगने के बाद मरीज को एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन दिया जाता है। समझ गए ना। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइस्थेनिया ग्रेविस में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है? माइस्थेनिया ग्रेविस एक रोग है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, उसका नाम है देख लीजिए, एसिटिल कोलाइन, एसिटिलीन कोलाइन, ठीक है ना, एसिटिलीन कोलाइन याद रखिएगा, ठीक है ना, एसिटाइलो कोलाइन, ठीक है ना, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, याद रखिएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, एसाइटाइल कोलाइन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, ग्लूकोमा का प्राथमिक जोखिम कारक क्या होता है? यानी ग्लूकोमा का प्राथमिक जोखिम कारक क्या होता है? तो आईसीपी लेवल बढ़ना। आईसीपी लेवल जब बढ़ता है तो यह ग्लूकोमा के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व नष्ट होने लगता है और व्यक्ति अंधापन हो जाता है। तो ये ग्लूकोमा का प्राथमिक जोखिम होता है। आगे है यहाँ पे पार्किंसन, देख लीजिए, पार्किंसंस डिजीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो पार्किंसंस डिजीज जो होता है, यह आपके कोई मानसिक रोगी है और वह कोई मानसिक रोगी कोई दवाई ले रहा होता है मानसिक रोग का, और उससे साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो उस साइड इफ़ेक्ट से पार्किंसंस रोग होता है। तो इसमें मुख्य लक्षण होता है कंपकंपी, कठोरता, धीमी गति यानी हाथ पैर कांपने लगता है, रेजिडिटी कठोरता, और ब्रेडिकाइनेसिया धीमी गति हो जाता है। पार्किंसंस ये डिजीज का लक्षण होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे कि श्वसन दर 24 प्रति मिनट से अधिक होने पर क्या कहलाता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पेनिया की स्थिति में श्वसन को कहते हैं, और अगर तीव्र श्वसन हो तो टेकीपेनिया, मंद श्वसन हो तो ब्रेडीपेनिया, बिल्कुल श्वसन न हो तो एपनिया होता है। बात समझ गए ना। आगे है यहाँ पे एड्स के पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स के परीक्षण के लिए यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, देखिए एड्स के परीक्षण के लिए वेस्टर्न ब्लॉट इसमें सबसे बेहतरीन है, ठीक है। आगे है, हृदय गति धीमी होने को क्या कहते हैं? तो हृदय की धड़कन कम होने को कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया, हृदय की धड़कन अधिक होगा तो टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है ना। ये एरिथेमिया जो होता है, ये अतालता बताता है जो रिदिम से अलग होता है। रिदिम होता है लय में होता है, लेकिन अरिदिम का मतलब होता है बिना लय के, समझ गए। आगे है, मधुमेह केटाएसिडोसिस, डायबिटिक केटोएसिडोसिस का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि कस्मुल रिस्पायरेशन, जिसे गहरी और तेज सांसें कहते हैं, यह डायबिटिक केटाएसिडोसिस में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, कस्मुल रिस्पायरेशन। आगे है, एक रोगी के पेट में दर्द और रक्तस्राव हो रहा है, यह किस स्थिति का लक्षण हो सकता है? तो पेट में दर्द होना, पेट में ब्लीडिंग होना, मैं आपको बता चुका हूँ, यह अल्सर के कारण होता है, पेट में छाले पड़ने के कारण, जिसे हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। आगे है, अस्पताल में एक रोगी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले नर्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? यानी अस्पताल में मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले नर्स का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? तो रक्त बैग पर लगी लेबल को 2 नर्सों द्वारा जांच कर कन्फर्म होना कि हाँ ये ब्लड ग्रुप इसी मरीज का है, ये ब्लड इसी मरीज के लिए है, ताकि कन्फर्म होने से कोई भी जटिलता आगे न होगा। समझ रहे हैं बात को। आगे है, एक रोगी जिससे शॉक लगा है उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा? तो एक मरीज है जिससे शॉक लगा है तो उसमें लक्षण यही दिखाई देगा कि बॉडी उसका ठंडा होगा, चिपचिपा त्वचा,
तेज नाड़ी दर, पल्स दर होगा और कमज़ोर होगा। ठीक है, तो ये शौक के मरीज में होता है। आगे है गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्पसिया के सबसे गंभीर लक्षण क्या है? तो एक्लेम्पसिया के सबसे गंभीर लक्षण होता है दौरा पड़ना। क्या चीज़? दौरा पड़ना। मरीज को जब दौरा पड़ता है तो एक्लेम्पसिया का सबसे, अब चूँकि होता ये है कि हाइपरटेंशन, सूजन तो होता ही होता है, प्रोटीनूरिया तो होता ही होता है, लेकिन सीजर भी आता है तो ये एक्लेम्पसिया बनता है। और ये सब, यही सीजर काफ़ी जो है महत्वपूर्ण साइन होता है इसका। ओके, आगे है कि इलेक्ट्रिक शॉक के मामले में सबसे पहला नर्सिंग कार्य क्या है? यानी अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो नर्सिंग में सबसे पहला नर्सिंग कार्य क्या होता है? तो बिजली के स्रोतों को बंद करना। अगर किसी को बिजली के झटके से शॉक लगा है तो सबसे पहले बिजली के जहाँ से स्रोत है, बिजली के स्रोत को, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को बंद करें ताकि ब्लड जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है कट जाए। ठीक है, नर्सिंग में 4C में क्या शामिल नहीं है? तो 4C में क्यूरियोसिटी जिज्ञासा शामिल नहीं है, बाकी केयर, कंपेशन और कम्युनिकेशन ये शामिल है, लेकिन क्यूरियोसिटी जिज्ञासा शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन सैचुरेशन मापता है ब्लड में कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है बॉडी में। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे एमआई कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक फर्स्ट एड क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट एड होता है हार्ट अटैक के मरीजों के लिए कि आप उसे ऑक्सीजन दे, उसे एस्पिरिन दे, उसे नाइट्रोग्लिसरीन दे, दर्द को रोकेगा, और मॉर्फिन दे, ये भी आपको दर्द को रोकेगा। यानी इसे हम लोग ओनम के नाम से जानते हैं। O फॉर ऑक्सीजन, A फॉर एस्पिरिन, ठीक है, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन और M फॉर मॉर्फिन। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट एड होता है। आगे है एक रोगी में शॉक के प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या हो? एक रोगी में शॉक यानी मरीज को शॉक लगा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसके प्रबंध का? तो ऊतकों को उचित रक्त प्रवाह बनाए रखना। बॉडी में शॉक की स्थिति में क्या होता है कि जो बॉडी का सेल है, ऊतक है, उसको ब्लड प्रवाह कम जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे वो मरने लगता है। तो सबसे मेन उद्देश्य शॉक के प्रबंध में यही होता है कि मरीज को ऑक्सीजन जो है ब्लड प्रवाह हो, जिसे ऑक्सीजन अन्य ऊतकों तक मिल सके और वह टिश्यू में डैमेज न हो। ठीक है, बोन मैरो का सबसे आम रोग क्या है? तो बोन मैरो का सबसे आम रोग होता है ल्यूकोमिया, जिसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। यह ब्लड कैंसर बोन मैरो का सबसे आम रोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है देख लीजिए कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल क्या है? तो कोलेस्टेरॉल एक वसा है, एक फैट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक बैड कोलेस्टेरॉल होता है, एक जो है गुड कोलेस्टेरॉल होता है। ओके, एक्यूट रीनल फेल्यूर, अचानक से किडनी फेल होने का सबसे आम कारण क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा अगर समय तक और बहुत ज़्यादा दिनों तक आप पानी का सेवन बहुत कम कर देते हैं तो वह जोर आपको किडनी पर पड़ता है और किडनी फेल्यूर का संभावना हो जाता है। समझ गए? आगे है यहाँ पे डिहाइड्रेशन का सबसे आम कारण क्या है? तो बॉडी में निर्जलीकरण का सबसे आम कारण होता है कि बहुत ज़्यादा डायरिया और वोमिटिंग, दस्त और उल्टी सबसे आम कारण होता है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, आगे है डायबिटीज मेलिटस के रोगी में हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है? यानी एक डायबिटीज वाला मरीज है, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का कम हो जाता है। तो ग्लूकोज के कम होने पर सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? तो मरीज में पसीना आने लगता है, कंपकंपी, घबराहट, स्वेटिंग, ट्रीमर और नर्वस होने लगता है व्यक्ति। ये हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे प्रारंभिक लक्षण है। सब पढ़ाए हैं अगर जो वीडियो स्टार्टिंग से देखे होंगे तो। आगे है वेंटिलेटर पर एक रोगी की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग जिम्मेदारी क्या है? तो वेंटिलेटर पर एक रोगी को देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ है तो वह है ट्यूब का आकलन, एक्सेसिंग ट्यूब प्लेसमेंट। जो ट्यूब लगा है जिसके द्वारा व्यक्ति श्वसन कर पा रहा है, उस ट्यूब का लगातार मॉनिटरिंग करना, आकलन करते रहना। ठीक है, आगे है हार्ट रेट मापने का सबसे विश्वसनीय स्थान कौन सा है?
यानी हृदय के गति मापने के सबसे विश्वसनीय स्थान कौन सा है? तो एपिकल पल्स होता है। एपिकल पल्स जो है सबसे हार्ट रेट मापने का, हृदय की गति मापने का सबसे सटीक स्थान एपिकल पल्स होता है। ठीक है। आगे है, एक रोगी को रक्त चढ़ाने से पहले नर्स को कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण करना चाहिए? तो ब्लड चढ़ाने से पहले क्रॉस मैचिंग करना चाहिए। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये मरीज को ब्लड सूट कर सकता है और ये इसी के ग्रुप का है। ठीक है। ज़्यादातर दवाओं देख लीजिए, ज़्यादातर दवाओं को किस मार्ग से दिया जाता है? तो जो ज़्यादातर दवा होता है उसको ओरल रूट से ही देते हैं। सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, बहुत सारे दवा है जिसको ज़्यादातर ओरल रूट से ही देते हैं। आगे है माय डियर, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड का सेवन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह कंजेंटल रोग को, जन्मजात रोगों को रोकने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ओके। आगे है, रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है? तो सबको पता है कि रक्त में जो WBC है, इसमें जो है आपको बहुत सारे जो है T सेल, B सेल है जो आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है, संक्रमण से लड़ता है। आगे है देख लीजिए, एक्जुर्बेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो एक्जुर्बेशन शब्द का अर्थ होता है रोग के लक्षण को बिगड़ना, वर्सेनिंग ऑफ डिजीज सिम्टम, यानी लगातार जो बीमारी का लक्षण है उसमें लगातार जो है खराबी होते रहना, यह एक्जर्बेशन जो है शब्द होता है। ओके। आगे यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो आगे है, IV फ्लूइड देते समय रोगी के रक्त में हवा के प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो IV फ्लूइड देते समय रोगी के रक्त में अगर हवा प्रवेश कर जाता है तो उसे एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है ना। एयर का बुलबुला किसी भी अगर नस में जाकर फंस जाता है तो काफ़ी घातक होता है। ठीक है ना। तो IV फ्लूइड देते समय इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सिरिंज होता है ना, सिरिंज सुई जो होता है, उस सिरिंज से हम बवल को, एयर को निकाल देते हैं ताकि वह एयर अंदर में ना जाए नली में, क्योंकि अंदर में जाएगा तो वो एयर एम्बोलिज्म बना देगा जो काफ़ी घातक हो जाता है। ठीक है। आगे है, अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए पीले रंग का बैग किसके लिए होता है? तो पीले रंग का बैग जो बायोमेडिकल में होता है वह ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए होता है, कि शरीर से निकले कुछ भी वेस्ट एनाटॉमिकल पदार्थ को उसमें डिस्पोज किया जाए। बात समझ गए। आगे है, इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी शरीर के रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, तो ये चीज़ आपको पता है। ओके। एपिडेमियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सबको पता है, एपिडेमियोलॉजी जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, रोगों का वितरण और रोगों का निर्धारण करने का एक अध्ययन होता है एपिडेमियोलॉजी। एक रोगी जिसे मधुमेह है, जिसे डायबिटीज है, उसके लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त होगा, अच्छा होगा? तो उसके लिए संतुलित कार्बोहाइड्रेट, निम्न वसा और उच्च फाइबर वाला आहार काफ़ी अच्छा होगा, जिसमें ज़्यादा उसको चीनी, ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा और शरीर को एनर्जी भी मिलता रहेगा। ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो एनाफाइलेटिक शॉक में सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप होता है, क्योंकि एनाफाइलेटिक शॉक गंभीर एलर्जी के कारण होता है। तो गंभीर एलर्जी के सिचुएशन में एपिनेफ्रिन या एड्रेनालाइन देते हैं, साथ में एयरवे, वायु मार्ग को साफ रखते हैं। बात समझ गए। आगे है, ऑस्टियोपोरोसिस में कौन से खनिज की कमी होती है? तो ऑस्टियोपोरोसिस चूँकि एक हड्डी का रोग है तो इसमें कैल्शियम का ही कमी होता है ज़्यादातर मामले में। बात समझ गए। आगे है, ट्रेकियोस्टोमी वाले रोगी की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? तो ट्रेकियोस्टोमी के देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है कि लगातार ट्यूब का मॉनिटरिंग करें, साफ करें और संक्रमण से रोकना चाहिए, क्योंकि वो ट्यूब के माध्यम से संक्रमण भी हो सकता है। आगे है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन को जो है इधर से उधर ढोने का काम। ओके। आगे है, पैंक्राइटाइटिस का सबसे आम कारण क्या होता है? यानी अग्नाशय में जो इन्फ्लामेशन है उसका सबसे आम कारण क्या होता है? शराब का सेवन, एल्कोहल कंजप्शन। तो जो व्यक्ति एल्कोहल के बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है उसमें पैंक्रियाज जो है खराब जल्दी हो जाता है। ओके। आगे है, फोटोथेरेपी का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है?
तो आप लोग पढ़े होंगे चाइल्ड हेल्थ में कि फोटोथेरेपी का इस्तेमाल जॉन्डिस में बिलिरुबिन के जो होता है उस बिलिरुबिन के तोड़ने में फोटोथेरेपी का उपयोग करते हैं। ओके, और आगे क्वेश्चन है आज का कि एक रोगी में कुशिंग सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है। यह एड्रिनल हार्मोन जो है आपके दोनों किडनी के ऊपर में होता है और यहीं से स्रावित होता है कॉर्टिसोल। यह कॉर्टिसोल अगर अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, याद रखिए। ओके, आगे और आज का संभवतः लास्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रोपैथी का अर्थ क्या होता है? तो नेफ्रोपैथी बेसिकली यह किडनी का एक रोग है, यह किडनी डिजीज है। इन बातों को ध्यान में रखिए। देखिए आज मैंने कितना स्मूथली 50 MCQ आपको एकदम झटके से करा दिया। अगर आप इस वीडियो को 2 बार अगर आप देख लेते हैं वास्तव में तो आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन 2 बार वीडियो को सुबह शाम ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको चीज़ें रिवीजन के साथ साथ दिमाग में बैठते चले। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं बैठता है और ना आपको भी बैठेगा। ओके, तो चलिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।